गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और हिंदी की क्लास शुरू हो रही है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा, वो रहेगा सर्वनाम। पहले हमने संज्ञा की थी और आज हम करेंगे सर्वनाम। देखिए, संज्ञा हमने की थी तो संज्ञा में हमने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं और उसके अलावा उसके 2 भेद और बताए थे। ठीक है, अब सर्वनाम भी बिल्कुल उसी से संबंधित है, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, राम पानी पीता है। वाक्य है राम पानी पीता है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि राम क्या है, राम एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, राम की जगह अगर हम लगा देते हैं वह पानी पीता है, तो ये जो वह शब्द है ये है सर्वनाम। ठीक है, सीता नाचती है, सीता बहुत अच्छा नाचती है। वह बहुत अच्छा नाचती है, वह बहुत अच्छा गाती है, या वे लोग बहुत ही प्यारे हैं, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। तो इन शब्दों में देखिए यह, वह, ये, वे, उनको, जिनको। ठीक है, ये जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं ये सब क्या है? ये सब है सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई कि वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या काम में लिए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यह, वह, ये, वे, जिनको, उनको इत्यादि। तो ये तो है सर्वनाम की परिभाषा। लेकिन जिस तरीके से संज्ञा के भेद हैं उसी तरीके से सर्वनाम के भी भेद हैं, और सर्वनाम के भेद हैं 6। ठीक है, तो सर्वनाम के निम्नलिखित छह भेद हैं। पहले मैं एक बार आपको उनके नाम बता देती हूँ, फिर उसके बाद में उनकी परिभाषा करते चलेंगे हम। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पर है संबंधवाचक सर्वनाम। और 5वें नंबर पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6ठे नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम। एक बार वापिस से हम पुनः इसको दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, जिनको, उनको इत्यादि। ठीक है, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6ठा है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं।
भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि जो शब्द बात कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात हो रही है, ठीक है, जो शब्द बात कहने वाले जो कह रहा है, सुनने वाले जो सुन रहे हैं, और या फिर जिसके विषय में कही जा रही है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, तो जिसके संबंध में कही जा रही है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो जो शब्द बात कहने वाले, सुनने वाले, अथवा जिसके विषय में बात कही जा रही है, प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुछ उदाहरण इसके, जैसे कि हम, तुम, हम, तुम, हमको, तुमको आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग करने वाले के लिए किया जाता है, ठीक है, करने वाले के लिए किया जाता है, वह कहलाता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, इसमें खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है शब्द, तो मैं हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी की जगह, मैं की जगह अगर हम कर दें तो हम भी किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है, ठीक है ना, तो ये उत्तम पुरुष में चला जाएगा। इसी तरीके से जब मध्यम पुरुष होगा तो दूसरे के लिए, ठीक है, दूसरे के लिए जैसे तुम या तुमको, वह आ जाएगा, और अन्य के लिए तो फिर वो ये, वे, उनको, जिनको, ये शब्द, ठीक है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग करने वाले के लिए होता है, करने वाले के लिए होता है, वे उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए आप, जैसे मैं, मुझे, मुझको,
मैं, मुझे, मुझको, हम इत्यादि। यहाँ पे कहना होगा प्रयोग कहने वाले के लिए, ठीक है। दूसरा आ जाएगा उत्तम के बाद में मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसके, जो बात सुन रहा है, ठीक है ना, बात सुनने वाले के लिए, इसमें आप शॉर्ट में लिख लीजिए, बात सुनने वाले की, बात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुमको, तुझको, तुम्हें, तुम्हारे इत्यादि। अगला आएगा अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, जैसा कि शब्द से ही विदित हो जाता है, पता चल जाता है कि अन्य यानी किसी तीसरे के लिए, ठीक है। तो जिसके संबंध में बात कही जा रही है उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जिसके संबंध में, जिसके संबंध में, जिसके संबंध में बात कही जा रही है, जिसके संबंध में बात कही जा रही है, उसके लिए प्रयुक्त, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहलाते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, वह, वे, उनको, उसको इत्यादि। दूसरा सर्वनाम है, ये तो हमारे हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषाएं और उनके उदाहरण। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम।
जैसा कि शब्द से ही हमें पता चल रहा है, शब्द से हमें पता चल रहा है कि जो निश्चित है, यानी कि पूरी तरीके से पता है कि यही है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी शंका नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, बिल्कुल विदित है, पता है कि निश्चित तौर पे यही है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो लिखिए आप, किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यह पुराना मकान है। जैसे उदाहरण है, यह पुराना मकान है। दूसरा उदाहरण है, वह उसका जूता है। वह उसका जूता है। यानी देखिए, वाक्य के अंदर यह पुराना मकान है, तो यहाँ पर क्या है? निश्चित है कि ये मकान क्या है? पुराना है। यानी इसमें कोई भी विचार करने की, सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही बात है। और इसलिए यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है यह पुराना मकान है। वह उसका जूता है। ठीक है, यहाँ पर भी निश्चित है कि ये जूता उसी का है, इसलिए वह यहाँ पे हो गया संबंध निश्चयवाचक सर्वनाम। इनको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेत यानी इशारा, ठीक है ना, जिसके बारे में बात कही जा रही है और बिल्कुल निश्चित बात है, यानी कि उसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है, तो इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि इसे निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब आ जाइए, ये मेरी किताबें हैं, ठीक है ना, ऐसे ये मेरी किताबें हैं। एक और उदाहरण, ये मेरी किताबें हैं। एक और ले लेते हैं उदाहरण, वे मेरी बुआ जी हैं। वे मेरी बुआ जी हैं। यानी संकेत किया जा रहा है और यहाँ पे निश्चित भी है, दोनों ही बातें हैं। संकेत भी किया जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि वे मेरी बुआ जी हैं। ठीक है, तो निश्चित है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो ये तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में तीसरा है अनिश्चयवाचक। तो बिल्कुल अपोजिट इसका विलोम हो जाएगा कि जहां पर निश्चित नहीं है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, उसमें बोध हो रहा है इसलिए वो निश्चय है, इसमें बोध नहीं हो रहा है इसलिए ये अनिश्चय है। व्यक्ति का बोध न आ जाएगा यहाँ पे।
उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण लिखिए, मुझे कोई बुला रहा है। उदाहरण है मुझे कोई बुला रहा है। यहाँ पर एक कौन सा शब्द है जिससे ये मतलब निश्चित नहीं हो पा रहा है कि भाई कौन बुला रहा है? ठीक है, मुझे कोई शब्द है, देखिए मुझे कोई बुला रहा है। कोई से हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति बुला रहा है या कौन आदमी बुला रहा है, कौन औरत बुला रही है, कोई बूढ़ा बुला रहा है, कोई जवान बुला रहा है। निश्चित नहीं है कुछ भी, बस ये है कि मुझे कोई बुला रहा है। कोई में अनिश्चय है तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, जैसे कोई का प्रयोग तो होता है कब तक चुप रहोगे, कब तक। दूसरा है कब तक चुप रहोगे। कुछ तो बोलो। देखिए वाक्य देखिए वापस से, कब तक चुप रहोगे, कुछ तो बोलो। ठीक है ना, यहाँ पे बात कह दी, फिर कह रहे कुछ तो बोलो। कुछ में उन्होंने ये नहीं बोला है आपको कि आपको गाना गाना है या आपको किसके विषय में बात करनी है, विषय भी नहीं बताया उन्होंने, बस ये कहा है कुछ तो बोलो। तो कुछ जो शब्द है ये इशारा कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कुछ, कोई। ठीक है, ऐसे शब्द क्या, कुछ, कोई, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। और कोई का जो प्रयोग होता है, कोई शब्द का जो प्रयोग होता है वो मनुष्यों के लिए होता है, और कुछ का प्रयोग होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। लेकिन अपवाद स्वरूप कई बार बिल्कुल इनकी विपरीत हो जाती हैं बातें। कोई जो शब्द है निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में ले लिया जाता है, और कुछ का प्रयोग मनुष्यों के लिए प्रयोग में ले लिया जाता है। तो एक नोट इधर लिख के आप लिख सकते हैं इस बात को, या विशेष लिख के नोट लिख लीजिए भली। कोई शब्द मनुष्यों के लिए और दूसरा बताया था कुछ का प्रयोग, कुछ जो शब्द है, कुछ शब्द का प्रयोग होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, है ना, निर्जीव वस्तुओं के लिए। लेकिन इसके साथ ही हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है। अपवाद स्वरूप आप ये लिख लीजिए, अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें कि कुछ शब्द जो है मनुष्यों के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है, तो आप इसमें लिख लीजिए अपवाद स्वरूप कोई शब्द निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, और कोई शब्द कुछ शब्द मनुष्यों के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है।
ये तो हो गए हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 3 सर्वनाम हो गए हमारे। अब उसके बाद में चौथा सर्वनाम जो बताया है आपको, वो बताया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध वाचक सर्वनाम, तो देखिए शब्द से ही पकड़ में आ रहा है संबंध, ठीक है ना, जहां कोई रिश्ता, ठीक है ना, रिश्ता या कोई जुड़ाव, केवल रिश्ते तक नहीं, कोई जोड़ है, मतलब कहीं जुड़ाव है, किसी से संबंधित है कोई चीज, ठीक है। तो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध, ठीक है, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे या कहलाते हैं। जैसे कि अब हमारे जैसे हिंदी विषय के अंदर कुछ लोकोक्तियाँ आ जाती हैं, कुछ कहावतें आ जाती हैं, मुहावरे आ जाते हैं, तो मोस्टली जो है उन्हीं में से मतलब जो वो जो पंक्तियां हैं वो इसमें आ जाएंगी संबंधवाचक में। बहुत अच्छे उदाहरण है वो, और वो उदाहरण हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जैसे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो संबंधवाचक का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो पहले तो हम परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में इनके उदाहरण करेंगे। एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का, दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को, यहाँ पे सर्वनाम शब्द लिख लीजिए आप। जैसे कि उदाहरण अभी बताया था, बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, ठीक है, जो करे, कॉमा, सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। पूरी तो पंक्ति बिल्कुल यही है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। परंतु ये उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं तो हम केवल इतना ही लिखेंगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी बिना विचारे जो करेगा वो बाद में पछताएगा। तो जो और सो, ये जो दो शब्द यहाँ पे आ रहे हैं सर्वनाम के लिए तौर पे, तो ये जो सर्वनाम शब्द है जो सो, ये बता रहे हैं संबंध एक दूसरे का, है ना, इस बात का इस बात से संबंध, ठीक है ना, कि बिना विचारे जो काम करता है वो व्यक्ति पछताता है, तो संबंध हो गया ना दोनों बातों में, ठीक है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जो सो, जिनका, उनका, जितना, उतना, है ना, ये शब्द जो है ये प्रयोग में लिए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर। और उदाहरण देखिए, अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब देखिए, अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया ही सारा
खेत जो है चुग के उड़ गई। अब जब ये जो सर्वनाम जो शब्द है अब जब, इस बात का इस बात से जोड़ मतलब कि संबंध बता रहे हैं, ठीक है ना, इनका कनेक्शन है आपस में के अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, संबंध बता रहे हैं। तो जो, सो, अब, जब, ठीक है ना। और देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, ठीक है ना, ये भी संबंध बता रहे हैं। तो ये शब्द भी किस में आ जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे। इधर जाए तो खाई, उधर जाए तो कुआं, ठीक है, इधर उधर, ठीक है। तो ये सब शब्द जो है किस में आ गए, संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आ गए हैं। अब छठा देखो, छठा सर्वनाम का भेद निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, सॉरी पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको करवाना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पे प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न कौन, क्या, कितना, ठीक है, ये सब शब्द किस में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। तो वे सर्वनाम शब्द जो कि प्रश्न का बोध कराते हैं, ठीक है, प्रश्न का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका नाम क्या है, आप कितना कमाते हैं, आप वहां क्यों गए थे, आपको किसने कहा था ये काम करने के लिए, सारे प्रश्न किए जा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा सबके अंत में। और जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है, इन प्रश्नों से हमें यही पता चल रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है और उसका जवाब देना है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो कि प्रश्नों का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत सरल लगेगा। अब कुछ उदाहरण लिख लीजिए। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है। क्या कहते हो, क्या कहते हो, आप वहां क्यों जा रहे हो, कौन, क्या, क्यों, क्यों जा रहे हो। तुम्हें किसने कहा था, तुम्हें किसने कहा था इसका काम करने को, इसका काम करने को, ठीक है, किस, ठीक है। तो कौन, क्या, क्यों, किसने, है ना, ये सब क्या बोध करा रहे हैं, ये सब बोध करा रहे हैं कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इनके जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द जो है वो क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। इसके बाद में आखिरी छठा जो सर्वनाम का भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखो निज का मतलब क्या होता है, निज यानी खुद का, स्वयं का, है ना। निज का मतलब ही खुद का, स्वयं का है। तो निजवाचक सर्वनाम वे शब्द जो कि स्वयं का बोध करवा रहे हैं, है ना, अपने आप के लिए जो प्रयुक्त हो रहे हैं, खुद के लिए, स्वयं के लिए, तो वो कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अपने लिए, ठीक है, जिस
सर्वनाम में अपने लिए, जिस सर्वनाम में अपने लिए आप ठीक है, अपने लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हो रहे? आप, अपने आप, स्वयं, ठीक है, खुद या खुद, खुद से, आदि शब्दों का प्रयोग होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो देखिए परिभाषा में ही क्लियर हो गया, खुद, खुद से, स्वयं, अपने आप, आप से, है ना। तो ये शब्द आएंगे तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? वहां पर होगा निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, उदाहरण और देख लीजिए आप लोग, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं अपने आप से, मैं अपने आप, मैं अपनी गाड़ी, सॉरी, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगा, खुद चलाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे खुद जो शब्द है वो खुद के लिए ही तो प्रयोग हो रहा है, स्वयं के लिए ही तो प्रयोग में हो रहा है, तो कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से देखो, मेरी माता, मेरी माता अपना भोजन अपने आप बनाती है। मेरी माता अपना भोजन अपने आप बनाती है। ठीक है, ये वाक्य है कि मेरी माता अपना भोजन अपने आप बनाती है। तो अपने आप यानी खुद से, स्वयं से, तो ये जो है शब्द, ठीक है, ये पता चल रहा है इससे कि ये निजवाचक सर्वनाम है। तो ये तो हो गए सर्वनाम के 6 भेद। रिवाइज कर लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अंत में छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो विस्तार से हमने इन 6 भेदों के बारे में पढ़ लिया, इनके बारे में जान लिया, उदाहरण भी आपको बता दिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये सब बातें जो हैं समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ प्रश्न इसके जो है टॉपिक के वो आप लोगों को करवा देती हूँ। तो ये टॉपिक जो है हमारा बहुत अच्छे से आज संपन्न हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आज इस क्लास में ही हो जाएगा। लग रहा था संज्ञा की तरह 2 दिन लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ आज ही हो गया कंप्लीट, क्योंकि हम कल दूसरा टॉपिक करेंगे। तो देखिए इसके प्रश्न देख लीजिए कुछ। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। प्रश्न पहला है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य के अंदर कौन सा सर्वनाम है, बताइए। ठीक है,
है। तो आप शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। अब आप सोच के बताइए कौन सा हो सकता है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। यहाँ से पहचानिए कोई, बताया था ना आपको, कोई शब्द किस लिए? निश्चित नहीं है कि यहाँ पे कौन छिपा हुआ है, कोई भी छिपा हुआ हो सकता है। तो निश्चित नहीं है, अगर निश्चित होता तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, ये हुई आपकी आज की सर्वनाम की क्लास। आज आपसे विदा लेते हैं। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी, इसके अगले टॉपिक पे हम पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए गुड बाय।